हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अब डिफॉरेस्टेशन का इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉप 26 समिट टू यूएनएफसीसीसी जो अभी इस टाइम पे ग्लासगो में हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो कॉप 26 के कंटेक्स में काफी सारे अभी लेक्चर्स इन दोनों में कंडक्ट करे हैं। जैसे क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करा था, मतलब इंडोर्स करा था, ऑल्दो इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियन रिसर्चर्स इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल बाय एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिनका काफी रोल रहा था। फिर दूसरा मैंने टॉपिक डिस्कस करा था ग्लोबल मीथेन प्लेज का हो गया, नेट जीरो का हो गया। तो ये काफी सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं एनवायरमेंट के कंटेक्स में, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स में, जो समिट हो रही है। तो उसमें एक नया एडिशन है, नई अनाउंसमेंट है, और वो है ग्लासगो डिक्लेरेशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी लेक्चर्स जो मैंने मेंशन करे थे वो भी AQ बायस के चैनल पे हैं, और भी काफी सारे लेक्चर्स इस सीरीज में हैं, क्योंकि समिट अभी चल ही रही है। 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक ये समिट चल रही है। तो जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होगी, वो आपको AQ बायस के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन का जो टॉपिक है कॉप 26 के समिट में। तो अगेन आई विल बी कवरिंग दिस इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। और इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा किस बैकग्राउंड में। टॉपिक तो है जैसे वैसे क्लाइमेट चेंज का, जैसे कॉप 26 टू यूएनएफसीसीसी है, तो वो क्लाइमेट चेंज की एक समिट है। बट डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन इसके इंटरलिंक्ड है, तो इसी कंटेक्स्ट में डिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो डिक्लेरेशन दिया गया है, तो ये मैं बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा ब्रीफली। फिर उसके बाद बताऊंगा ग्लासगो की डिक्लेरेशन क्या है, क्या टारगेट सेट करा गया है। साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि अब कोई भी लीडर हो, मैं यहाँ पे अपने इंडिया के लीडर्स की बात नहीं करूंगा, कोई भी ओवरऑल किसी भी कंट्री के लीडर की बात करें, बात ही बड़ी बड़ी करनी होती है, उन्होंने भी कहीं पे भी उनको कुछ बोलना हो तो कमिटमेंट तो देनी होती है। तो 2014 में भी ऐसी डिक्लेरेशन थी, उसका नाम था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि ग्लासगो डिक्लेरेशन तो हो गई है, अब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन क्या थी 2014 की, वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में जो डिक्लेरेशन अभी ग्लासगो में हुई है, ये वैसे एक स्कॉटलैंड में जगह है, उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूके का मैप, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा। तो साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करी गई है, मतलब काफी कंट्रीज ने, एनजीओज ने, तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या एरियाज है जिसको टारगेट कर रहे हैं। साथ में कुछ और भी एसोसिएटेड एस्पेक्ट है जिसके बारे में भी ग्लासगो डिक्लेरेशन में भी बात हुई थी, इस समिट में बात हुई थी। जैसे हो गया आपका फैक्ट, FACT, ये एक नाम से स्टेटमेंट है, विच इज रिलेटेड टू ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। फिर आपका हो गया लीफ कोएलिशन, जो इस साल अप्रैल में फाउंड करी गई थी, और उसका कोई टारगेट है क्लाइमेट फाइनेंस टू इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस। ये इन दो वर्ड्स पे मोदी जी ने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करा है। तो इस पे इस साल के मेंस में, अगले साल के मेंस में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आना है भाइयों और बहनों। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपसे, अगेन जैसे मैंने बताया था, इन 3C अप्रोच। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ MCQs भी पूछना चाहूंगा, सो एज टू टेस्ट योर सेल्फ एंड टू मेक यू अवेयर कि इनमें से क्या क्या MCQs पूछ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और जो मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो मैं कुछ MCQs पूछ लेता हूँ, ताकि डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ MCQs करते रहें, तो आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन हो गया कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज, तो वो कब, कौन से ईयर में साइन करा गया था, या फिर कौन से ईयर में अडॉप्ट करा गया था। और तो उसका हो सकता है ईयर, जैसे मैं आपको दे सकता हूं कि 2010, 2012, 2014, 2016। सो द करेक्ट आंसर इन दैट केस इज 2014 हो गया। इसके ऊपर एक और MCQ बन सकता है, या फिर स्टेटमेंट बन सकती है, दैट न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ 2014 फॉर डिफॉरेस्टेशन इज बाइंडिंग इन नेचर, ट्रू और फॉल्स। होता है ना कभी कभार MCQ में 3 स्टेटमेंट दे देती हैं, तो उसमें से हमको देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग इन नेचर। तो यहां पे भी स्टेटमेंट हो गई। फिर जो ग्लासगो डिक्लेरेशन है उसका टारगेट क्या है, दैट बाय विच ईयर ऑल द, मतलब ग्लोबली डिफॉरेस्टेशन को एंड करा जाए, एंड उसकी डिग्रेडेशन है उसकी खत्म करी जाए, एंड इनफैक्ट रिवर्स द डिफॉरेस्टेशन। तो वो उसका टारगेट ईयर क्या है, व्हाट इज द टारगेट ईयर टू अचीव। तो उसका करेक्ट आंसर आपसे मैं पूछूं कि 2025, 2030, 2035, 40, तो इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज 2030। ये है आपका। और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का वैसे क्या टारगेट था, उसमें ये था कि टू हाफ द डिग्रेडेशन बाय 2020 एंड टू एंड द डिग्रेडेशन बाय 2030। तो इन दैट केस द both the target years are same in both the declaration.
साथ में ये भी है कि इसको अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल प्लेजेस काफी दी गई हैं, एक ग्लासगो फाइनेंशियल प्लेज है। तो व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर दैट फाइनेंसेस? जैसे एक विंडो अगर होगी 2021 से लेकर 2025, 2022 से लेकर 2026 तक, या फिर 2021 से 2030 तक, तो इसमें क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इज 2021 टू 2025। 2021 से 2025 तक का विंडो है जिसमें फाइनेंसेस कमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पीरियड में ही अगर जब फाइनेंसेस कमिट करेंगे तभी उनको इंप्लीमेंट करेंगे और तभी रिजल्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 2030 तक फाइनेंस ही कर रहे हैं। जब फाइनेंस ही 2030 तक करते रहेंगे तो फिर यानी कि डिफॉरेस्टेशन उसको कैसे, मतलब उसको अचीव कैसे करा जाएगा, एफॉरेस्टेशन कैसे अचीव करी जाएगी हमारी, तो उसको डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। एक फिर एक और स्टेटमेंट बन सकती है कि एज ऑफ नाउ, आई डोंट नो, लाइक प्रोबब्ली इट माइट चेंज इन द फ्यूचर, बट जो ग्लासगो डिक्लेरेशन है, विच ऑल कंट्रीज, जैसे मैंने ग्लोबल मीथेन प्लेज में आपको बताया था कि अमंग द ब्रिक कंट्रीज की हो गई, ब्राजील हो गई, इंडिया हो गई, रशिया हो गई, चाइना हो गई, साउथ में साउथ अफ्रीका आ जाती है तो एस बन जाता है, पर जो ऑर्डिनल ब्रिक कंट्रीज हैं तो उसमें ग्लोबल मीथेन प्लेज में, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, वो आप AQ बायस के चैनल पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मीथेन की जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसमें सिर्फ ब्राजील ने अभी तक साइन करा है, बाकी 3 कंट्रीज ने, इंडिया, रशिया और चाइना ने साइन नहीं करा। बट इन द केस ऑफ ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन डिफॉरेस्टेशन, तो उसके कंटेक्स्ट में क्या, किन कंट्रीज ने साइन करा है, और वेदर इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट और नॉट। सो करेक्ट आंसर इज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट। ये भी आपका एक MCQ बन जाएगा इसमें। और जो आपका एक लीव कोalition है जो इस साल फाउंड करी गई थी, उसका फाइनेंशियल कितने फाइनेंसेस रेस करने थे उसको? $1 बिलियन, $5 बिलियन, $1 ट्रिलियन, $10 बिलियन, और कितने, मतलब, तो उसका करेक्ट आंसर है $1 बिलियन का। तो ये कुछ एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं इस छोटे से टॉपिक पे, जो रिलेटेड डायमेंशंस हैं वो मैंने आपसे इस पे बात करी है। तो ये मैंने आपको MCQs के थ्रू कुछ ब्रीफ आइडिया तो ही दिया है। अब मैं अपना लेक्चर कमेंट्स कर लेता हूं। अब आपको शायद समझ आएगा कि ये लेक्चर किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डायमेंशंस कवर हो रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आपका COP26। तो अगेन ये हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आर्टिकल आया था, नवंबर 3, 2021 का हिंदू न्यूज़पेपर है, उसका फ्रंट पेज है। तो उसी में मैंने ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में तो बता दिया था, और डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो किस बैकग्राउंड में ये जो प्लेज, मतलब ये जो डिफॉरेस्टेशन को रोकने का जो प्लेज ली हुई है, किस बैकग्राउंड में है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अकॉर्डिंग 2020 में वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड लॉस्ट 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का है। और WWF करके जो कंजर्वेशन चैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग 27 फुटबॉल फील्ड ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट एवरी मिनट। तो ये काफी होते हैं ना कि दिल दहला देने वाले आपके फैक्ट्स कुछ होते हैं। तो इस बैकग्राउंड में, और अगर फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। जैसे मैंने आपको कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो के कंटेक्स्ट में भी बताया था कि देयर आर नेचुरल वेज टू एब्जॉर्ब कार्बन एंड दैट इज बाय एफॉरेस्टेशन। अगर फॉरेस्ट ग्रो करेंगे तो वो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक तो वो तरीका है। अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होती रहेगी तो क्या करेगी? उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में फॉरेस्ट का काफी ज्यादा रोल है इन इंश्योरिंग क्लाइमेट चेंज, इन हॉल्टिंग क्लाइमेट चेंज। अब उस बैकग्राउंड में ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को जो रोकने का टारगेट है वो ये इसका नाम है। तो एक समिट हुई थी पैरेलली COP26 पे, एक साइड में एक वहां पे बहुत सारी इवेंट पैरेलली चल रही हैं। तो उसका नाम था वर्ल्ड लीडर्स समिट एक्शन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो उसमें अडॉप्ट करा गया था ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। अंडर इट ओवर 100 लीडर्स, यानी कि 100 कंट्रीज से ज्यादा, तो उन्होंने which account for 85% of the world forest committed to work together to end and reverse forest loss, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करेंगे, एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। तो ये आपका टारगेट है कि मोर देन 100 कंट्रीज विच अकाउंट फॉर मोर देन 85% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, तो ये बहुत सब्सटैंशियल नंबर है, उन्होंने डिसाइड करा है कि वी विल वर्क टुगेदर टू एंड डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। तो ये है, एंड ही नहीं करना, साथ में इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एंड और इनफैक्ट रिवर्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोकना, इनफैक्ट रिवर्स फॉरेस्ट लॉस, दैट इज एफॉरेस्टेशन भी होनी चाहिए। तो ये 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड
एज वेल एज रिवर्स, और ईयर है 2030। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन करा है, तो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव साइन एक्सेप्ट इंडिया। मेजर कंट्रीज में अगर बात करें, इंडिया हो गया, एशियन मैक्सिमम कंट्रीज है उन्होंने नहीं करा, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में काफी कंट्रीज ने नहीं करा, एंड आपका मेक्सिको, जिसे महीको भी कहते हैं, तो उसने साइन नहीं करा है। तो हमारे कंटेक्स में तो ये है, साउथ अफ्रीका भी नहीं करा। ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो चाइना ने कर लिया, रशिया ने कर लिया, ब्राजील ने कर लिया। ब्राजील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट फायर, अमेजॉन फॉरेस्ट फायर चलती रहती है वहां पे, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। तो वहां पे कभी फॉरेस्ट फायर के कंटेक्स में वहां पे फॉरेस्ट लॉस होता रहता है, या फिर पेड़ों को काट दिया जाता है, क्योंकि उन्हें भी अब कहते हैं कि हमें भी डेवलप करना है। तो इस मामले में काफी एक कहा जाए कि हर देश, मतलब ग्लोबली काफी रिजेंटमेंट है अमेजॉन फॉरेस्ट को कंटेक्स में। तो इस कंटेक्स में ब्राजील ने तो लॉन्च साइन करा ही है। साथ में जो मेजर कंट्रीज होगी आपकी, अगर कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, ब्राजील हो गई आपकी, रशिया हो गई, चाइना, इंडोनेशिया। एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो इंडोनेशिया एक कंट्री है। फिर कोंगो की बात करें, अफ्रीकन कंट्री हो गई आपकी, जहाँ पे कोंगो आपका रेन फॉरेस्ट होते हैं, कोंगो रिवर बेसिन है उसके जो फॉरेस्ट है, तो वो भी बहुत ज्यादा एक मेजर है कंट्री है, तो उसने भी साइन करा है। तो देखा जाए तो 85% ऑफ द जहाँ पे जो वर्ल्ड फॉरेस्ट जिन कंट्रीज में आता है उन्होंने साइन करा है। तो ये आपका मैप है, ये आपकी वेबसाइट से ही यूज करा गया था, जो आपकी यूएनएफसीसी की वेबसाइट है ग्लासगो जहाँ पे है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, फिर आपका मिडिल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, एंड मेक्सिको हो गया आपका। तो इन कंट्रीज ने नहीं करा, बाकी ने करा है। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एशियान में आपका इंडोनेशिया हो गया। तो ये फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप यूज करेंगे, आप इमेजेस से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। ये तो हो गया आपका ग्लासगो डिक्लेरेशन हो गया। अब साइड बाय साइड पैरेलली एक ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस प्लेज ये भी स्टार्ट हुई थी। तो 12 डोनर कंट्रीज प्लेज टू प्रोवाइड $12 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ऑफ पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम 2021 टू 2025। टोटल अगर देखा जाए तो कितने फाइनेंसेस कमिट करे गए हैं, 17 से कुछ 19 बिलियन डॉलर कमिट करे गए, जिसमें से ये मेजर चंक है इसका। तो जो 12 कंट्रीज हैं उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 2021 से 2025 तक फाइनेंसेस कमिट करे अंडर द ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस प्लेज। ये इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करा जाएगा फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, टैकलिंग वाइल्ड फायर्स एंड एडवांसिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। ये मैंने सेपरेटली इसको इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका, एडवांसिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो ग्लासगो डिक्लेरेशन हो गया, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस प्लेज हो गया, उसका जो मेजर कहा जाता है कि अच्छी बात है कि उसमें जो लोकल कम्युनिटीज के राइट्स हैं उसको ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अगर इन्हीं के राइट्स अगर हैम्पर करे जाएंगे तो क्या होता है कि मतलब नॉर्मली अगर लोकल कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज हो गई, इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, वो कहेंगे कि ठीक है हम पेड़ नहीं काटेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारी लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आप कहते हैं कि पेड़ मत काटिए, पर हम जिए कैसे, हम अर्न कैसे करें मनी? तो उनकी भी ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड को प्रोवाइड इंश्योर करने के लिए इस वजह से यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस प्लेज में उनको भी इंक्लूड करा गया है। तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस प्लेज के अंदर। साथ में और भी कुछ कंट्रीज हो गई या फिर एनजीओज हो गई, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए आपके, तो उन्होंने भी काफी अलग अमाउंट करा है। जैसे एक मेजर है 12 कंट्रीज एंड बाकी कुछ फिलैंथ्रोपिक डोनर्स ने, दे प्लेज्ड मिनिमम 1.5 बिलियन, वो $12 मिलियन का अमाउंट था, ये $1.5 बिलियन है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कोंगो बेसन। जो मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक कंट्री में मैंने आपको बताया था कि कोंगो का नाम भी मैंने मेंशन करा था, कि सडनली अफ्रीकन कंट्री का नाम मैंने क्यों मेंशन करा, नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते, वो कुछ भी हो हम अफ्रीका को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, पर वहां पे क्यों न्यूज़पेपर्स ने हर जगह पे उसको कोंगो को हाईलाइट करा था? क्योंकि कोंगो बेसन है, इट इज होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है, ये अफ्रीका के मिड में है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये हो गया। और साथ में बाकी डोनर कंट्रीज हो गई, तो उन्होंने क्या करा है, इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज के फॉरेस्ट राइट को इंश्योर करने के लिए भी उन्होंने भी कुछ अलग से अमाउंट प्लेज करा है। वो ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंशियल प्लेज थी, ये अलग से है, एक कोंगो बेसन के लिए एक
इंडिजिनस लोगों के राइट्स के लिए भी अलग से प्लेज करी गई है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब एक और चीज है फैक्ट स्टेटमेंट। फैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्रोनिम है जिसका नाम है फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड फैक्ट स्टेटमेंट। तो ये पूछ सकते हैं किस कंटेक्स्ट में है, हो सकता है सर फैक्ट ही बोले, फैक्ट स्टेटमेंट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। तो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी ट्रेड, इसमें क्या करा है, ये एक स्टेटमेंट साइन करी गई थी, अनाउंस करी गई थी कि 28 गवर्नमेंट है विच रिप्रेजेंट 7। मेन ये चीज है कि फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि वहां पे लाइवलीहुड के कंटेक्स्ट में काफी जो कमोडिटीज होती है, फॉरेस्ट कमोडिटीज होती है, उनको ट्रेड करा जाता है। काफी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट करते हैं, तो इस वजह से फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए एक ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, नॉट कर्ब बट रेगुलेट करने के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट साइन करी गई है कि किस तरीके से एक बैलेंस इंश्योर करा जाए ताकि फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट करा जाए और साथ में एग्रीकल्चर और फार्मर्स हो गए तो उनके राइट्स भी एक्सटेंड करे जाए। साथ में एक लीफ कोएलिशन का बड़ा नाम आया था। ये सारी चीजें हिंदू में कवर नहीं थी, बट काफी सारे सोर्सेज हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएनएफसीसीसी की वेबसाइट है, वहां से मैंने डेटा उठाया है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में। एक लीफ कोएलिशन है जिसका पूरा नाम है लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सिलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ये सब याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब से ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली शायद ग्लासगो पे ना आए पर इसके एसोसिएटेड एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका टारगेट था, ये अप्रैल 2021 में फॉर्म करी गई थी बाय सम कंट्रीज, नेमली यूएसए, यूके, नॉर्वे और कुछ आपकी कंपनीज हो गई, डोनर्स हो गए, एनजीओ हो गए, उन्होंने मिलकर फॉर्म करी थी। और उनका टारगेट था टू मोबिलाइज $1 इन पब्लिक प्राइवेट कमिटमेंट्स। और इस फाइनेंस को रेस करके क्या करा जाएगा, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करा जाएगा कि भाई अपने जो एमिशन है, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन से, मतलब अपने डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को रोका जाए ताकि एमिशंस कम हो। तो उनको सपोर्ट करा जाएगा कि एफॉरेस्टेशन, अगर कोई भी कंट्री अगर एफॉरेस्टेशन की तरफ जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन कम कर रही है, तो उसको पैसे दिए जाएंगे एज अ रिवॉर्ड। तो ये टारगेट था आपका लीफ कोएलिशन का, जो फॉर्म करी गई थी इसी साल में, अप्रैल 2021 में। तो ये इस समिट में क्या हुआ था, उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, उन्होंने इजीली अपना पैसे इतने रेस कर लिए। और इसमें एक और चीज है कि परफॉर्मेंस, ये जो लीफ कोएलिशन है क्या करेगी, डेवलपिंग कंट्रीज, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कंट्रीज को पैसे देगी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन इंश्योरिंग कि लैंड की क्वालिटी रहे, एफॉरेस्टेशन हो। तो कैसे मेजर जाएगी परफॉर्मेंस, ऑन ट्रीज स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीज विच इज मैनेज्ड बाय आर्ट, अ वॉलंटरी ग्लोबल इनिशिएटिव होस्टेड बाय विंडरॉक इंटरनेशनल। तो ये है। एंड जो लीफ कोएलिशन है वो क्या कर रही है, एक्चुअली एक रेड प्लस इनिशिएटिव था जो आपने काफी साल पहले सुना होगा, अभी आजकल कम न्यूज में है, विच वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाय यूएनएफसीसीसी। इसका पूरा नाम था रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रेड प्लस मैकेनिज्म था, पहले रेड था फिर रेड प्लस हो गया। इसको हम अलग से एनवायरमेंट के लेक्चर्स की सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली लीफ कोएलिशन का इनिशिएटिव यही है कि रेड प्लस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर कंक्रीट टारगेट लाने हैं, इंश्योर करना है फाइनेंसेस, फॉरेस्ट फाइनेंस के ऊपर काम करा जाए। तो ये हो गया आपका लीफ कोएलिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे रिलेटेड एस्पेक्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, अब थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लिया जाए। तो पॉजिटिव्स तो ये है कि पहली बात, फॉरेस्ट फाइनेंस पे एक तो आपकी कमिटमेंट करी गई है, पहली बात तो नहीं, मतलब पहले भी करा गया था, बट अब काफी ज्यादा कंट्रीज ने मिलके, इन ह्यूज नंबर, मोर देन 100 कंट्रीज, उन्होंने कमिट करा है कि यार हम ये टारगेट को अचीव करेंगे 2030 का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये फाइनेंसेस काफी ज्यादा कमिट करे गए, $12 बिलियन अलग से हैं, फिर किसी ने $1.5 बिलियन, मतलब $15-20 बिलियन आपके कमिट करे जा रहे हैं वहां पे। एक तो ये चीज हो गई। तीसरा हो गया, मतलब ये दूसरा हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स को भी करा गया है, एक्नॉलेज करा गया है। वो आपके चाहे ग्लासगो डिक्लेरेशन हो, ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेज हो, तो सब में एक्नॉलेज करा गया है। ये भी आपके पॉजिटिव्स हो गए। बट वो ये ना, बोलने की बातें और होती हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि पहले भी ये सब बकवास हो चुकी है। पहले भी उन्होंने अनाउंस करा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रेड प्लस होगा, सब कुछ होगा, वो सब होता रहता है, वो आप लोगों को भी पता है। तो 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन था, वो भी अडॉप्ट करा गया था, जिस तरीके से अब अडॉप्ट करा गया है। उस टाइम पे भी यही सब बातें हुई थी, उस टाइम पे भी टारगेट करे गए थे, पर हुआ तो है नहीं। इनफैक्ट जो मैंने कह रहा था कि बड़ी बकवास कर दी इन्होंने, वो इस वजह से है क्योंकि उसके बाद इनफैक्ट डिफॉरेस्टेशन बढ़ी है। अरे भाई, डिक्लेरेशन जो साइन करा था, अनाउंस करा था, वो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए करा था, इंक्रीज करने के लिए करा था आपने। तो ये डिफॉरेस्टेशन तो उसके बाद ज्यादा बड़ी है। साथ में यही कहा जा रहा है कि
जो फंडिंग के बारे में भी बात होती रहती है, वो भी इश्यूज रहते हैं। जैसे पास्ट में अगर देखा गया था कि नॉर्वे ने इट सस्पेंडेड फंडिंग फॉर एन अमेजॉन फॉरेस्ट फंड इन 2019 इन एन आर्ग्यूमेंट विद ब्राजील प्रेसिडेंट। तो ब्राजील की फंडिंग पहले भी रोक दी गई थी क्योंकि उस पर भी इशू आ रहे थे। अभी भी ये है कि फाइनेंसेस को कैसे करा जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। और जो मैंने 2014 का डिक्लेरेशन था उसके बारे में भी बता देता हूं ब्रीफली कि 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट ये अडॉप्ट करा गया था और इसमें भी यही टारगेट था। इसमें अब तक 40 कंट्रीज हैं जो इसको अडॉप्ट करा था। जिन कंट्रीज ने, ये वॉलेंट्री नेचर में है एंड नॉन लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली बाइंडिंग, ठीक है, ये है। और ये क्या हुआ था एक्चुअली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज करी थी न्यूयॉर्क में 2014 में। वहां से स्टार्ट हुआ था, वहां पे एक आइडिया प्रपोज करा गया था, वहां से इस तरीके से पूरा इनिशिएट हुआ गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू हाफ द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन बाय 2020 एंड टू एंड इट बाय 2030। तो ये इसका टारगेट था। बट अगेन उस पर ज्यादा कुछ वर्क हुआ नहीं, इस वजह से ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑफ 2021 अभी अडॉप्ट करा गया। तो फ्रेंड्स, सारी डायमेंशन मैंने कवर कर दिए। इन केस स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट AQBias and me at various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, and this is our contact number. अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं, कुछ और भी क्वेरीज हैं, देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस वाया दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। बाय, थैंक यू।